ओके, तो आज नया चैप्टर करने वाले हम लोग नोट मेकिंग। एंड चैप्टर बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में 100% आता ही आता है। जब का कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, उसमें एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का क्वेश्चन होता है। तो कंपलसरी क्वेश्चन है, आना चाहिए। ईजी है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, हर किसी ने, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी नोट मेकिंग की है, ठीक है ना। जब आप 11th-12th क्लास में थे, आप नोट्स बनाते थे। नोट्स क्यों बनाए जाते थे? पर्पस क्या होता था नोट्स बनाने का? किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर देना। जैसे कि जब एग्ज़ाम पास आए, हमें रिवाइज करना हो, तो हमें सारी बुक्स को गो थ्रू ना करके उन नोट्स को गो थ्रू करके हमारा काम हो जाए। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रिसाइज करके छोटा कर देना, इसी को हम नोट मेकिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नोट मेकिंग। क्लियर हो गई बात? नोट्स जो हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपने खुद भी देखा होगा, आप अलग अलग तरीके से बनाते थे। कुछ लोग क्या करते थे, नोट्स बनाते वक्त पॉइंट्स लिख देते थे, पॉइंट्स में लिख देते थे। कुछ लोग डायग्राम्स के थ्रू नोट बनाते थे, ठीक है ना। डायग्राम बना दिए, उसके अंदर चीज़ों को रिलेट कर करके चार्ट्स बनाते थे, टेबल्स बना लेते थे, ठीक है ना, फ्लो चार्ट्स बना लेते थे। तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है नोट मेकिंग का। तो इस चैप्टर के अंदर वही चीज़ हम बात करेंगे कि नोट मेकिंग क्या होती है, क्या क्या तरीके होते हैं उसको करने के, क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में क्या फ़र्क होता है। क्लियर है? तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने को है। चैप्टर इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए जी, ये गोल्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को एक बार को गोली मारते हैं हम लोग। गोली यानी कि उसको स्किप करते हैं हम लोग और यहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करते हैं। नोट मेकिंग इज़ एन एसेंशियल स्टडी स्किल अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू अचीव एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स, ठीक है ना। क्या लिखा है? अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू अचीव एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स इज मेकिंग गुड नोट्स एंड रिव्यूइंग देम रेगुलरली टू मैक्सिमाइज लर्निंग। तो सबसे अच्छी स्किल, ठीक है ना, सबसे अच्छी स्किल टू अचीव एक्सेलेंस इन एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स पता है ना क्या, जो आप पढ़ रहे हो, ऑल दीज आर एकेडमिक्स। तो वो क्या है? नोट मेकिंग ही है, ठीक है ना। और नोट मेकिंग अच्छी चीज़ है। और अच्छा कब हो जाता है? जब आप वो नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, और उसमें कुछ एडिशन की ज़रूरत है तो एडिशंस भी करते रहो। ये नहीं कि एक बार नोट्स बन गए फाइनल है। हो सकता है आपने दूसरी बार रीडिंग करी तो आपको और नई एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चली, वो भी आपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी डेफिनेशन, नोट मेकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनदर सोर्स। तो नोट मेकिंग क्या है? इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना किसी और सोर्स से एक और सोर्स बना देना अपना खुद का इन्फॉर्मेशन के लिए। द सोर्स कुड बी अ बुक, एन इवेंट, अ मीटिंग और अ डिस्कशन। अब जो सोर्स है वो कोई बुक भी हो सकती है। हम नॉर्मली अपने लेवल पे नोट मेकिंग कैसे करते हैं? हमारा सोर्स क्या होता है? बुक्स होती हैं। हम बुक्स के बेसिस पर ही नोट्स बनाते हैं। बट बहुत लोग इवेंट के भी नोट्स बनाते हैं कि इवेंट में क्या हुआ, ठीक है ना। मीटिंग्स के भी नोट बनाते हैं और डिस्कशंस के भी नोट बनाते हैं। नोट मेकिंग इज यूजफुल एज गोइंग थ्रू बल्की डॉक्यूमेंट, both hard copy and soft copy, attending lectures and day-long conferences, trying to remember what has preached can be a very tedious process। यानी कि अगर आप नोट मेकिंग कर लो और आपको कोई भी चीज़ आगे चल के रिकॉल करनी है तो आपको दोबारा से पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से पूरी मीटिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से इवेंट पूरा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली नोट्स बना रखे होंगे, उसके नोट्स पढ़ो और आपको हर एक चीज़ फ्रेश हो जाएगी। दिमाग में एकदम ऐसा लगेगा कि अभी ही ये चीज़ हुई थी, ठीक है ना, एकदम फ्रेश हो जाएगा। मोर ओवर इट हैज़ बिकम imperative that the skill of note making be developed in a world where there is an explosion of information। तो आजकल की डेट में बहुत मैंडेटरी हो गया है कि नोट मेकिंग आपको आना चाहिए और करना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल हर जगह, ठीक है ना। आज की डेट में तो इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं। जब से यूट्यूब और इंटरनेट दोनों हमारे पास अच्छे से आए हैं, पहले यूट्यूब था बट इंटरनेट नहीं था, ठीक है ना, और उससे पहले इंटरनेट बहुत स्लो था, यूट्यूब पे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो आज की डेट में हमारे पास क्या, रिलायंस की दया से, जियो की दया से नेट भी डेली 2 GB होता है और यूट्यूब का पूरा भंडार भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा बार बार रिकॉल करना मुश्किल काम है। क्या करो, उसके नोट्स बना लो। देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ टाइम एंड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज वास्ट। तो क्या दो चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है और टाइम इतना है नहीं। Therefore, making brief notes with
फिल्टर्ड एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑफर्स कन्वीनियंस। तो अगर हम अच्छे से नोट्स बना लें, फिल्टर्ड नोट्स मतलब समझ आता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो, ठीक है ना, तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस का काम करेगा वो। इट अलाउज वन टू स्किम एंड स्कैन थ्रू अवेलेबल सोर्सेज एंड मेक नोट ऑफ द डिजायर्ड नॉलेज इन फॉर्म दैट इज ओनली नॉट ओनली ईजी टू राइट, ईजी टू रीड, बट ऑल्सो लेस थ्योरेटिकल। तो क्या बोला कि हम नोट मेकिंग से क्या करते हैं, इट अलाउज वन टू स्किम एंड स्कैन थ्रू अवेलेबल सोर्सेज। स्किम एंड स्कैन समझ आता है, स्किम मतलब कि कम करना, स्किम यानी कि कम करना, एंड स्कैन थ्रू अवेलेबल सोर्सेज एंड मेक नोट मेकिंग ऑफ द डिजायर्ड नॉलेज इन अ फॉर्म दैट इज नॉट ओनली ईजी टू राइट, ईजी टू रीड, बट ऑल्सो लेस थ्योरेटिकल। तो नोट मेकिंग से हमें हेल्प क्या मिलेगी, हमारे लिए लिखना समझना सारा काम आसान हो जाएगा, टाइम कंज्यूम कम होगा, और जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। नोट मेकिंग से कहीं ना कहीं आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उस पर भी असर पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, कम थ्योरी में आपका काम चल जाता है। तो ये तो था एक तरीके से इंट्रोडक्शन, जिसका मेन क्रक्स ये था कि नोट मेकिंग ओवरऑल आपको आना चाहिए, और नोट मेकिंग बहुत सारे वास्ट इन्फॉर्मेशन को कम टाइम में प्रिसाइज करके उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। एडवांटेजेस ऑफ नोट मेकिंग क्या है, पढ़ लोगे। One of the main advantages is that the learner can make notes in a pattern that he or she is comfortable and familiar with. Notes are useful record of important points for future use. ठीक है ना, they aid in presenting information in a more organized and planned manner so as to help you to remember pertinent details effectively, important details effectively. Making notes that are effective is about making sense of the material in a manner that is personal and इंडिविजुअलाइज्ड। तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि नोट मेकिंग आपको किस किस तरीके से हेल्प करती है, क्यों करना चाहिए, इसके सारे एडवांटेजेस यहाँ पे लिख दिए जो हमारे मतलब के बेसिकली है नहीं, बस पता होना चाहिए कि नोट मेकिंग क्या है, वो हमारे मतलब की चीज़ है। स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव नोट मेकिंग, रीड द टेक्स्ट एट लीस्ट ट्वाइस। तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं, पहली स्ट्रैटेजी है कि जो भी जिसका भी आपको नोट बनाना है उसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ो। द फर्स्ट टाइम टू गेट एन ओवरव्यू और टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, एंड द सेकंड टाइम टू ड्रॉ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 बार क्यों पढ़ना है, पहली बार तो आप पढ़ोगे एक इंपॉर्टेंट आइडिया लेने के कि बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे आइडिया क्या है, और दूसरी बार क्यों पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकालने के लिए कि क्या क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। फ्रेम अ हेडलाइन और टाइटल बेस्ड ऑन द मेन आइडिया, और एक बढ़िया सी टाइटल या हेडलाइन ढूंढ लो उस मेन आइडिया के बेसिस पर। हमने काम प्रेसी राइटिंग में भी किया था। इट शुड बी शॉर्ट, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेज एज अ टाइटल। जो आपकी हेडिंग है या फिर टाइटल है वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस में नहीं होना चाहिए। लुक एट हाउ द मेन आइडिया हैज़ बीन प्रेजेंटेड एंड डेवलप्ड। नॉर्मली देयर आर 3 or 4 सबऑर्डिनेट या एसोसिएटेड आइडियाज, यू कैन फ्रेम सब हेडिंग्स बेस्ड ऑन दीज। हो सकता है आपने जो पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा उसके अंदर 2 या 3 मेन आइडियाज़ हों, ठीक है ना, आपको किसी भी चीज़ का आइडिया दे रहा है, 3 या 4 मेन आइडियाज़ हैं, 2 या 3 मेन आइडियाज़ हैं, तो हर एक मेन आइडिया की एक हेडिंग बना लो। पहले तो टाइटल दे दो कि पूरा जो पैराग्राफ है किस बारे में बात कर रहा है, एक टाइटल दे दिया, फिर उसके अंदर अलग अलग हेडिंग्स ढूंढो कि अलग अलग चीज़ों की बातें हो रही हैं, उनको हेडिंग्स बना लो। टाइटल आ गया मेन, फिर हेडिंग्स आ गई, फिर हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स बना लो। सब हेडिंग्स के अंदर क्या आएगा कि हेडिंग क्या बात बोल रही है उसका क्रक्स, फिर दूसरी हेडिंग क्या बात बोल रही है उसका क्रक्स। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग कर सकते हो। इसी तरीके से किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर तो नहीं है, ये रहा फॉर्मेट। ये आपकी हेडिंग आ गई, पूरा आपने जो पैराग्राफ पढ़ा उसको एक मेन अपना आइडिया ढूंढा और उसको हेडिंग दे दी, फिर आ गई सब हेडिंग। अब हो सकता है कि वो जो बड़ा पैराग्राफ है वो अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करता हो, तो सब हेडिंग क्या देती है कि पहला मेन पार्ट क्या है उस पूरे पैराग्राफ का, जो बड़ा सा पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया गया है। दूसरी सब हेडिंग की दूसरा मेन पार्ट क्या है। अब पहली सब हेडिंग के अंदर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने भी हैं वो अंदर लिख लो, और अगर आपको सब पॉइंट लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। दिख रही है बात है, ठीक है ना, समझ आ रही है कुछ कुछ, बस खत्म। इसका फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। आपको मेन हेडिंग देनी है, आपको सब हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स के अंदर नोट मेकिंग करनी है, और एंड में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कोई एब्रीविएशंस का यूज़ किया है उस नोट मेकिंग में तो एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने एब्रीविएशन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, ये सिंबल इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, बस खत्म, ठीक है ना। कहाँ गया ये रहा,
Look at how the main idea has been presented and developed. Normally there are 3 to 4 associated ideas. You can frame subheadings based on these. Ignore information or points which are less important. क्या करो, इग्नोर करो उस इन्फॉर्मेशन को जो लेस इंपॉर्टेंट. बी एज ब्रीफ एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल, और उतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो जितना आप कर सकते हो. लीव आउट एग्जाम्पल्स एंड अदर अननेसेसरी डिटेल, और अगर आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, उनको इग्नोर कर दो, किसी काम के नहीं है वो. सिस्टमैटिकली डिवाइड एंड सब डिवाइड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट द पॉइंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस, और आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिकली डिवाइड करो और अच्छे तरीके से लॉजिकल सीक्वेंस में उस पूरी बात को लिखो. दो यू राइट इन फ्रेजेस और पॉइंट्स ओनली, द इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट. ठीक है ना, पॉइंट्स में लिखो, फ्रेजेस में लिखो, बट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, यानी कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोड़ दी. और इंडेंट मतलब उसमें आप प्रॉपर तरीके से स्पेस छोड़ो, नंबरिंग अच्छे तरीके से करो, ये इंडेंट की बात आ जाती है. ये आगे लिखा भी हुआ है, इंडेंट के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग. लीव नो स्पेस फॉर, अब ऐसा नहीं कि आपने बीच में बहुत स्पेस छोड़ दिया और जो बंदा नोट आपके देख रहा है उसको एक अंदर से वो आ गई, एक जिज्ञासा जागी कि भाई जगह क्यों छोड़ी है. ऐसा तो नहीं कि कुछ लिखना हो, यहाँ पे लिखना भूल गया इंसान, या सोचो बाद में लिखूंगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो जिज्ञासा छोड़ने हो जाएगी किसी भी बंदे के अंदर. अगर आप बीच में जगह छोड़ दोगे तो अननेसेसरली जगह मत छोड़ो बीच में, कि सामने वाले को पढ़ते वक्त वो ये लगने लगे कि भाई ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ लिखा था, वो प्रिंटिंग के वक्त फोटोकॉपी मशीन खराब हो गई हो, या कुछ भी रीज़न हो सकता है. अवॉइड एडिंग योर ओन इंटरप्रिटेशन, अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन ज़्यादा मत दो उसके अंदर, ठीक है ना. इंश्योर दैट यू डू नॉट चेंज द ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, जो ऑथर बोलना चाह रहा है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए आपकी नोट मेकिंग प्रोसेस में. और एब्रीवेट ऑफन रिपीटेड टर्म्स और लेंदी वर्ड्स, एनी एब्रीवेशन यूज्ड शुड नॉट हैम्पर कॉम्प्रिहेंशन. और अगर कोई भी वर्ड बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत लंबा वर्ड है, उसको आप एब्रीवेट कर सकते हो, ठीक है ना. कोई भी एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव को OB डॉट लिख दिया, बट ये चीज़ आप बताओ नोट मेकिंग के एंड में कि आपने OB डॉट मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है. और ऐसे एब्रीवेशन यूज़ मत करो कि भाई सामने वाले को समझने की दिक्कत हो जाए. अगर वो पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा है उसको समझने मुश्किल हो जाए कि ये OB डॉट क्या चीज़ है. तो एब्रीवेशन यूज़ करो, बट ऐसा एब्रीवेशन यूज़ मत करो जो हैम्पर करे कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है ना, आपकी रीडिंग पार्ट को दिक्कत दे. अब ये बोल रहे हैं नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग में क्या फ़र्क होता है. अब समझ रहे हैं इस बात को. जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, तो आपने एक कोर्स भी सुना होगा, एक कोर्स होता है जिसमें जो भी मीटिंग में चल रही होती है बातें, तो एक बंदा क्या करता है, वो सारी बातें हैंड टू हैंड रिकॉर्ड कर रहा होता है. क्या कहते हैं उस कोर्स को? ये कोर्स होता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत छोटे मोटे लेवल का कोर्स होता है, बहुत हाई सैलरीज नहीं होती इसमें, 10-15 हज़ार की सैलरीज होती हैं, बट इसको कुछ कहते हैं. वो क्या करता है, वो है ना, बहुत सिंबल के फॉर्म में वो पूरी बातें वो एज इट इज़ रिकॉर्ड कर देता है, बट पूरे सेंटेंसेस या पूरे वर्ड्स नहीं लिखता. उनकी जगह वो छोटे छोटे सिंबल्स का यूज़ करता है, छोटे छोटे, तो उसको समझ आता है कि ये सिंबल का मतलब ये है. तो होगा क्या उसकी वजह से कि पूरी जो भी स्पीच थी इंसान बोल रहा है और उसने पूरी स्पीच रिकॉर्ड कर दी, कुछ भी चीज़ नहीं छूटी. अब उस प्रोसेस में क्या हुआ, क्या बंदे ने लिखते वक्त अपनी अकल लगाई? क्या उसने सोचे क्या बोल रहा है, ठीक है ना, उसने अपने आइडियाज़ दिए, उसने तो जो सुन रहा है एक कान से वही हाथों से लिखता चला गया. उसने कुछ नहीं सोचा कि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीनिंग क्या है, कुछ नहीं. इस प्रोसेस को बोलते हैं नोट टेकिंग, ठीक है ना. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नोट टेकिंग, जिसमें कुछ सोचा ना जाए, कुछ समझा ना जाए, बस आपको बोल दिया कि लिखो और आप लिखे जा रहे हो, और कोई उसके पीछे मोटिव नहीं. अब आप चाह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मीटिंग में बातें चल रही है ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, ज़्यादा चीज़ें ना छूटें, ठीक है ना. उसमें आप अपनी अकल नहीं लगाते बेसिकली. ये होता है नोट टेकिंग. और नोट टेकिंग के बाद ही अगला स्टेप क्या होता है, नोट मेकिंग. अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में अब आप समझो चीज़ों को कि क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, क्या नहीं था. एग्जाम्पल्स थे तो उन एग्जाम्पल्स को हटाओ, किसी काम की बात नहीं है हमारे नोट मेकिंग में. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अब पैराग्राफ में नीचे पॉइंट्स में लिखो, वो हो गया नोट मेकिंग. तो हम क्या बोल सकते हैं कि नोट टेकिंग पहला प्रोसेस होता है, और इसी के बाद हम दूसरा प्रोसेस यूज़ करते हैं नोट मेकिंग का. तो ये चीज़ इसके अंदर लिखी गई है, आप एंड में पढ़ सकते हो. नोट टेकिंग शुड बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस एंड शुड लीड टू नोट मेकिंग, ठीक है ना. एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, जो मैंने आपको बोला वही सारी चीज़ें लिखी हैं, हमारे मतलब की चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना. हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि भाई नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में डिफरेंस बताओ, ठीक है ना. और बस ठीक है, आइए जी, स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग.
तो स्टाइल्स में एक है लीनियर नोट मेकिंग जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, एक है नॉन लीनियर नोट मेकिंग, एक है नॉन लीनियर नोट मेकिंग, ठीक है ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर। चलिए तो as mentioned earlier, note making allows one to skim and scan through available sources and make notes of the desired knowledge in a form that is not only easy to write, easy to read, but also less theoretical. Therefore, there are various ways in which one can present their notes. Typically, there are two styles of making note, linear and non-linear. Non-linear में क्या होता है, आप लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ या इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन पॉइंट्स नोट को आप लोग डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बना देते हो, ठीक है ना। जैसे एक चीज़ को समझाने के लिए एक तरीका तो क्या है, मैं आपको नोट्स लिखवा दूँ, बट एक तरीका ये भी है कि मैं उसका पूरा एक फ्लो चार्ट बनवा दूँ या फिर एक डायग्राम बनवा दूँ, ठीक है ना, कि डायग्राम बना करके मैं क्या करूँ कि भाई ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है ना, मैंने बीच में लिख दिया मैथमेटिक्स, और इसके अंदर क्या क्या आपके चैप्टर्स है वो मैंने क्लाउड्स बना के चैप्टर्स लिख दिए, फिर हर क्लाउड के नीचे उस चैप्टर की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या इस चैप्टर में सीखना है या फिर उसमें फॉर्मूलेस कौन कौन से यूज़ होते हैं वो लिख दिए, तो ये क्या एक कंप्लीट चार्ट बन गया। इसको भी मैं नोट मेकिंग बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये चार्ट भी आपकी हेल्प करेगा इन प्रिपेयरिंग इन योर एग्जाम्स। जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है वो चार्ट आपको हेल्प करे, तो आप क्या बोलोगे, नोट्स है, मेरे नोट्स हैं, ठीक है ना। तो नोट मेकिंग लीनियर नोट मेकिंग होता है, एक नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर में कोई भी पैराग्राफ या उसका यूज़ नहीं होता, हेडिंग्स सब हेडिंग्स का यूज़ नहीं होता, उसके अंदर सीधा फ्लो चार्ट बना दो, टेबल्स बना दो, ये चीज़ें कर दो। और लीनियर नोट मेकिंग क्या होता है, प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें सिस्टमैटिकली लिखना, ठीक है ना। नॉन लीनियर में कोई चीज़ सिस्टमैटिकली नहीं लिखी जाती, वो वैसे एक अच्छा सा पिक्चर और ग्राफ या फिर पिक्चर या फिर क्लाउड्स या फिर ड्राइंग्स बना करके आप पूरा नोट बना देते हो। तो लीनियर नोट मेकिंग इज द सिंपलेस्ट देयरफॉर द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ नोट मेकिंग यूज्ड बाय पीपल। तो लीनियर नोट मेकिंग सबसे सिंपल है और सबसे ज़्यादा यूज भी इसलिए यही होता है। इन दिस फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग नोट्स कैन बी रिटन डाउन, नोट्स आर रिटन डाउन द पेज वन लाइन आफ्टर द अदर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो इस पर क्या होता है, एक के बाद एक लाइन में नोट मेकिंग चलती चली जाती है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। सच नोट इंक्लूड हेडिंग्स फॉर मेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, सब हेडिंग्स फॉर मेन पॉइंट्स विद इन दोज आइडियाज। तो नोट मेकिंग में क्या होता है, हेडिंग्स में मेन आइडिया होता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन सब हेडिंग्स में आ जाती है, फिर एक नया आइडिया, एक नई हेडिंग, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन सब हेडिंग में आ जाती है। Such note include heading for the main ideas and concept subheading for the main points within those ideas. Linear notes include use of keywords, underlining, indentation and use of abbreviations. This format will be discussed in detail later in this chapter. तो आपके एग्जाम में जो आता है वो यही आता है नोट मेकिंग में, आपको लीनियर नोट मेकिंग करनी होती है, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल है जो कुछ करा नहीं है, बस बता दिया है उसी चीज़ को जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। फिर अगला है नॉन लीनियर नोट मेकिंग। नॉन लीनियर नोट हैव सम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न्स, दे प्रेजेंट एंड कनेक्ट आइडियाज इन अ डायग्रामेटिकल नॉन लीनियर फॉर्म्स। नॉन लीनियर स्टाइल्स ऑफ नोट मेकिंग इंक्लूड्स माइंड मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ट्री डायग्राम्स एक्सेट्रा। तो जितनी भी चीज़ें हैं, माइंड मैप्स बनाना, टेबल्स बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना, ट्री चार्ट्स बनाने, ये सारे के सारे नॉन लीनियर के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आप अपने हिसाब से अपना अलग ट्री डायग्राम या मैप बना सकते हो। दिस टेक्निक हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। इट एनेबल्स यू टू सी अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन पेज एंड द कनेक्शंस बिटवीन द की कॉन्सेप्ट कैन बी शोन ईजिली। अगर आपको किसी चीज़ को कनेक्ट करके दिखाना है, आप लीनियर नोट मेकिंग में वो चीज़ नहीं कर सकते, बट आप नॉन लीनियर में कनेक्ट करके दिखा सकते हो, एरोस के थ्रू दिखा सकते हो कि भाई ये जो बात है ये इस वाले हेडिंग से भी रिलेटेड है, इस हेडिंग से भी रिलेटेड है, तो बीच में वो क्लाउड बना दिया, एरोस डाल दिया, समझ आ गया कि हाँ ये इन दोनों में कॉमन है। इस तरीके से कनेक्शंस दिखा सकते हो। माइंड मैपिंग इज अ मोर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आइडियाज आर प्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली। The mind map starts with a main concept and branches out other concept related to the main idea. तो बेसिकली बात कर रहा है अबाउट नॉन लीनियर नोट मेकिंग का माइंड मैपिंग वाला पार्ट, बट हमारे लिए किसी काम की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस का ये पार्ट भी नहीं, हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं आता कि आप नॉन लीनियर नोट मेकिंग करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये एक चार्ट है, ये एक आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम बोल लो उसको। तो इसके अंदर क्या हेल्थ, तो हमें समझ आ गया कि हेल्थ से रिलेटेड पूरा चार्ट है।
तो इसके अंदर क्या लिख दिया, स्लीप, डाइट, डाइट में फ्रूट्स, वेजीज, ठीक है ना, फिर इसके अंदर भी फाइबर वाइबर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, फिर एक्सरसाइज, स्ट्रेस, हेल्प, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो हमें कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो बात अलग है, मैं इसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे अभी, बट ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जिस बंदे ने बनाया है चार्ट, वो बंदे को तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, और इस चार्ट को पढ़ करके, इस डायग्राम को पढ़ करके वो हर एक चीज़ रिकॉल कर पाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा मैंने पढ़ा था, तो मैंने इसलिए ये चीज़ लिखी थी, इसलिए ये चीज़ लिखी थी, एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलिए, a table is most commonly used to make comparison. This form of note making is an extremely simple and effective way of presenting differences and similarities with clarity. अगर कोई सिमिलर चीज़ें हैं और आपको उनके बीच में डिफरेंसेस या क्लैरिटी लेकर के आनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग में फ़र्क होता है, बताया। तो ये चीज़ को अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है, तो मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या है, लीनियर तरीका या मैं टेबल बना दूँ? आंसर इस टेबल बना दो, डिफरेंस वाली टेबल। तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे इन कंपैरिजन टू अगर मैं एक नोट मेकिंग लीनियर वाले फॉर्म में बना दूँ। ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि टेबल मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है नोट मेकिंग का, जब आपको कंपैरिजन्स करना हो या आपको दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी बतानी हो। तो यहाँ पे लीनियर नोट मेकिंग एंड एग्जाम्पल ही इसमें क्या है, लीनियर एंड नॉन लीनियर नोट मेकिंग का डिफरेंस ही एग्जाम्पल ले लिया इन लोगों ने टेबल समझाने के लिए। ठीक है ना, टेबल समझाई जा रही है, एग्जाम्पल में क्या लिया इन लोगों ने, एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते थे कि भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना, फ़ोन और लैपटॉप में क्या फ़र्क होता है, बट इन लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया, लीनियर नोट मेकिंग और नॉन लीनियर नोट मेकिंग में क्या फ़र्क है, यानी एक तीर दो निशाने, एग्जाम्पल भी समझा दिया टेबल फॉर्म का और उन्हें ये भी बता दिया कि फ़र्क क्या होता है। तो लीनियर नोट मेकिंग में कनेक्शंस बिटवीन आइडियाज आर क्लियर, not very visually appealing, very difficult to add information later, structured, made using a format. और नॉन लीनियर में क्या है, कनेक्शन बिटवीन आइडियाज आर क्वाइट क्लियर, नॉट वेरी विजुअली अपीलिंग, नॉर्मली ईजी टू एड इंफॉर्मेशन लेटर, नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, नो फिक्स्ड फॉर्मेट। फ्लो चार्ट भी आपका नॉन लीनियर का ही पार्ट है, ठीक है ना, फ्लो चार्ट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, बट ये हमारे काम की चीज़ें हैं नहीं, हमारे काम की है लीनियर वाली। ये देखो इन लोगों ने क्या कर दिया, ट्री डायग्राम बना दिया ये एग्जाम्पल के तौर पर कि बैंक करियर हायरार्की क्या होती है। बैंक में जूनियर मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, सीनियर मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है। टॉप मैनेजमेंट में डिप्टी जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, सीईओ होता है एंड प्रेसिडेंट होता है। सीनियर मैनेजमेंट में ये लोग होते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो पैराग्राफ्स में लिखी गई होगी, इसको इस बंदे ने क्या किया, नोट मेकिंग का यूज़ करके नॉन लीनियर वाला फॉर्मेट के अंदर भी ट्री डायग्राम का यूज़ करके आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यही सेम इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ्स में लिखी गई होगी, आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को लीनियर फॉर्मेट में भी लिख सकते थे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना। इसी इन्फॉर्मेशन को आप टेबल्स में भी बना सकते थे, ट्री डायग्राम में भी बना सकते थे, अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते थे। तो मैकेनिक्स ऑफ लीनियर नोट मेकिंग, as the name suggests, linear style of making notes moves down the page using heading, subheading, bullets and points, which finally leads to structured information. तो नाम से ही समझ आता है लीनियर, ठीक है ना। तो क्या करना है, हमें ऊपर से शुरुआत करनी है, पेज के एंड तक जाना है, ठीक है ना। क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा वो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग आएगी, ऑब्वियसली सबसे पहले तो टाइटल आएगा, ठीक है ना। टाइटल के बाद हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। अ टिपिकल नोट मेकिंग फॉर्मेट शुड लुक समवॉट लाइक दिस, हेडिंग आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो सब हेडिंग्स होती हैं, इसमें वैसे तो आप ABCD का भी यूज़ कर सकते थे, बट जनरली रोमन नंबर का यूज़ किया जाता है जनरली। तो आप रोमन नंबर्स का यूज़ करके आओ तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा होगा वैसे, इट हैज़ बीन सीन दैट दिस फॉर्म यूजुअली यूजेस द रोमन नंबर्स and so on to make sub points. Though this is not mandatory, one can use letters, numbers or even pointers while making notes. तो ज़रूरी नहीं कि आप रोमन नंबर का ही यूज़ करो सब हेडिंग के लिए, आप ABCD का भी यूज़ कर सकते हो, 1 2 3 4 का भी यूज़ कर सकते हो, और आप ऐसे ऐसे बुलेट्स भी बना सकते हो इसके लिए, ठीक है ना। बट जनरली रोमन नंबर का यूज़ किया जाता है, वो बेटर माना जाता है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी एग्जाम में रोमन नंबर का यूज़ करना हेडिंग्स, सब हेडिंग्स बनाने के लिए, ठीक है जी।
तो इसका फॉर्मेट सिंपल सा होता है, ज़्यादा मुश्किल कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी फालतू की जो हमारे इतने काम की नहीं है। इंडेंटेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ प्रॉपर अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ रिटन मैनर इज कॉल्ड इंडेंटेशन। आपकी नोट मेकिंग के अंदर जो स्पेसिंग है लाइंस के बीच में वो इक्वल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सब हेडिंग्स जो हैं, ठीक है ना, आपने यहाँ पे डाला टाइटल, ठीक है ना, फिर टाइटल डालने के बाद आपने डाली हेडिंग, हेडिंग डालने के बाद आपने सब हेडिंग यहाँ पे डाली पहली फर्स्ट। अब आपकी सेकंड सब हेडिंग भी है ना इसी तरीके से इधर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सेकंड सब हेडिंग इधर डाल रहे हो और थर्ड सब हेडिंग इधर डाल रहे हो, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं इंडेंटेशन, यानी कि आपका जो फॉर्मेट है वो एक समान दिखे। ऐसा नहीं कि सब हेडिंग कभी आप राइट में लिख रहे हो, कभी लेफ्ट में लिख रहे हो, कभी बीच में लिख रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो। कुछ लोग नहीं होते जिनकी ऐसे चली जाती है पूरी लाइन, देखा आप लोगों ने। अगर आपको बोला जाए कि प्लेन पेज पे लिखो तो हो सकता है आप लोग ऐसा ऐसा लिखते हो सकता है आप लोग ऐसा लिखते हो सकता है आपका एंड वाला जो पार्ट है वो ऐसे जा रहा हो करते करते, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिस इज मेंट बाय इंडेंटेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ तो देखो पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने वाली चीज़ है कि हाँ फॉर्मेट पे थोड़ा ध्यान देना, लाइन की स्पेसिंग में, लाइन शुरू कहाँ से करनी है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। अगला क्या है, एब्रीवेशंस, ठीक है ना। एब्रीवेट कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन को आप इन्फो लिख सकते हो, मैक्सिमम को आप मैक्स डॉट लिख सकते हो, ठीक है ना। सारी एब्रीवेशंस होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स को STAT डॉट लिख सकते हो, कॉर्पोरेशन CORP लिख सकते हो, पॉपुलर को POP लिख सकते हो, इंटरेस्ट को INT लिख सकते हो, प्रमोशन को PROMO लिख सकते हो डॉट। बट अगर आप ऐसा कुछ भी यूज़ कर रहे हो अपनी नोट मेकिंग के अंदर तो उसका आपको नोट मेकिंग के बाद एब्रीवेशन की लिस्ट बना करके चीज़ बतानी है कि अगर आपको कहीं भी STAT डॉट दिखता है तो उसका मतलब स्टैटिस्टिक्स है, POP डॉट दिखता है तो उसका मतलब पॉपुलर है। यूज़ द बिगिनिंग्स ऑफ वर्ड विथ फाइनल लेटर। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हमारा चल रहा है एब्रीवेशंस, वेज टू एब्रीवेट वर्ड्स, किस तरीके से आपको एब्रीवेट करना है। तो उसका A पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया। B पॉइंट क्या है, यूज द बिगिनिंग्स ऑफ द वर्ड विद द फाइनल लेटर। तो क्या बोल रहा है, जैसे गवर्नमेंट है तो आप G से शुरू करो उसको, और एंड किससे कर सकते हो आप, अगर T से एंड हो रहा है तो T से एंड कर सकते हो। D से शुरू होता है तो देखो डिपार्टमेंट D से शुरू है, और T से खत्म हो रहा है तो देखो T से एंड हो रहा है। दिख रहा है आपको ये इस तरीके से एब्रीविएट करना है, ठीक है ना। अब आप डिपार्टमेंट को DEP डॉट लिखोगे वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाएगी, DEPT लिखोगे वो बेटर है, ठीक है ना। GOVERNMENT, गवर्नमेंट को GOVER लिखोगे वो गलत है, GOVT लिखोगे वो ठीक है। तो एब्रीवेशन के तरीके बता रहा है, ठीक है ना, कैसे करना है। ऐसे प्रोडक्शन का PROD फिर एपोस्ट्रोफी N, ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल का INTL, इस तरीके से। बात समझ आ गई, इन्वर्टेड कॉमास। omit vowels. Abbreviations can also be formed by leaving out the vowels. It is still possible to understand the word example. प्रॉब्लम में O वॉवल है, इन्हें क्या लिखा PRBLM, O हटा दिया, E हटा दिया, PRBLM। हाँ, तो ये एब्रीवेशन होते हैं। स्कूल में SCHL लिख दिया, बैकग्राउंड में A हटा दिया, O हटा दिया, U हटा दिया, BCK GRNT कर दिया, ठीक है ना। ईयर्स में YRS कर दिया, फ्लेवर में FLVR कर दिया, ठीक है ना। बिजनेस में BFNS कर दिया। तो इस तरीके से भी आप एब्रीवेट कर सकते हो। तो एब्रीवेशन करना ना करना आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक है ना। आप करना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखो, नहीं करना चाहते तो मत करो। और क्योंकि एब्रीवेशंस का अलग से पूरा सेक्शन है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई कुछ तो एब्रीवेशंस का यूज़ करके ही आ जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, कि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई इसको पता है ये बात। और जब एब्रीवेशंस का यूज़ करें तो इन चीज़ों का ध्यान दें कि वॉवल्स हटाए जा सकते हैं उसमें से। जब भी एब्रीवेट करेंगे तो जिस वर्ड को एब्रीवेट करना है उसका पहला और आखिरी लेटर हो उसके अंदर। गवर्नमेंट में G से स्टार्ट हो रहा है, T से खत्म हो रहा है, तो इसका एब्रीवेशन में G से स्टार्ट है, T से खत्म है, इस तरीके से, ठीक है जी। इन चीज़ों का ध्यान दिया जा सकता है। यूज़ द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, ये हमने समझ लिया। माउंट को MT लिख सकते हैं, क्वाड को QT लिख सकते हैं, गर्ल को GL लिख सकते हैं, मिस्टर को MR लिख सकते हैं। ये सारे एब्रीवेशन आप यूज़ भी करते हो, ठीक है ना। मिस्टर को आप MISTER ना लिख के MR डॉट लिखते हो, मिसेस को पूरा मिसेस ना लिख करके आप MS डॉट लिख देते हो, ठीक है ना।
माउंट एवरेस्ट को बहुत लोग MT.Everest भी बोल देते हैं, माउंट एवरेस्ट, तो ये भी एक हो गया। फिर शॉर्टन द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, तो एट टाइम्स वर्ड्स कैन बी एब्रीवेटेड बाय शॉर्टनिंग द सफिक्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, तो वो बता रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्शन को आप PRODUCTN डॉट लिख सकते हो, तो इसमें आपकी मर्जी है आप कैसे लिखना चाहते हो। आप प्रोडक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, PROD इन्वर्टेड कॉमा N, ये भी प्रोडक्शन के लिए बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्शन को ऐसे ही लिखो, ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग को ऐसे लिखा जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन को ऐसे, एंड सो ऑन, ठीक है ना। डिक्रीजिंग को DEC करके भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चेकिंग को CHCKG डॉट भी लिख सकते हो, CHKNG भी लिक सकते हो, CHKNG, ठीक है ना। क्या हटा दिया मैंने, E और I हटा दिया, वॉवल्स हटा दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। सिंबल्स, कॉमन सिंबल्स क्या है, लीड्स टू, ये सिंबल किसका है, लीड्स टू का, ये कॉज्ड बाय, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये देयरफॉर, ये बिकॉज, याद है ना, ठीक है ना। ये तो हमने मैथमेटिक्स में भी यूज़ करे हैं। ये एंड का, ये परसेंट का, ये मनी का, ये एट द रेट का, एट द रेट, ये किसका है, फीट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सेकेंड्स एंड इंचेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो अगर आप अपने किस चीज़ का, हाँ सिंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको सिंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज भी, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें देखो हमें ज़्यादातर चीज़ें पता है, हमें पता है इसको एंड बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, मनी का साइन है, एट द रेट, ये जब भी मिनट्स या फिर हाइट लिखनी होती है तो फीट्स के लिए और इंचेस के लिए यूज़ करते हैं, गर्ल का, ये बॉय का, ये गर्ल का सिंबल होता है, ये सब चीज़ें हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, इंक्रीज डिक्रीज, इनको याद रख लेना भाई। ये लीड्स टू का होता है और ये कॉज्ड बाय का होता है, ठीक है। तो आप अपने नोट मेकिंग में इनका यूज़ भी कर सकते हो, और अगर करते हो तो ये चीज़ भी आपको नोट मेकिंग के एंड में बतानी है कि अगर हमने ये यूज़ किया है अपनी नोट मेकिंग में तो उसका मतलब है इंक्रीज, ये यूज़ किया है तो उसका मतलब है एट, ठीक है ना, ये यूज़ किया है तो उसका मतलब है एंड सो ऑन, ठीक है ना। एक्रोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक्रोनिम्स आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। जैसे CEO जब भी बोलते तो हमें पता है CEO का क्या मतलब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। CMO बोलता है तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CFO बोलता है तो चीफ फाइनेंशियल या फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है ना, लिखा है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है ना। तो इस तरीके का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है ना, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, DOB डेट ऑफ बर्थ, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो एक्रोनिम्स का। अगर करते हो तो आपको ये चीज़ अगेन नोट मेकिंग के एंड में बतानी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें वैसे तो आप लोगों को पहले से पता होती है, नहीं पता थी तो देख लेना कि FIFO का मतलब पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वही लिखा है ना, हाँ। ROE का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, COD का कैश ऑन डिलीवरी होता है, ठीक है ना। USP का यूनिक सेलिंग प्राइस होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है ना। HR का ह्यूमन रिसोर्स, PR का पब्लिक रिलेशन, CC का कॉपी टू, FIFO का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, AMA का अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, OTC का ओवर दी काउंटर, ये सारी चीज़ें। चलिए, सजेस्टेड टिप्स वाइल यूजिंग एब्रीवेशंस, एक्रोनिम्स एंड सिंबल्स। तो यूज एब्रीवेशंस जुडिशली, ठीक है ना। वाइल यूजिंग सेल्फ मेड एब्रीवेशंस एडेयर टू अ पैटर्न सो दैट वाइल गोइंग थ्रू द नोट वन कैन रिकॉल व्हाट द एब्रीवेशन मेंट, ठीक है ना। तो जब आप एब्रीवेशंस बनाते हो तो कोशिश करो कि जो पैटर्न्स पहले से बने हुए हैं उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करो, ये नहीं कि अपना खुद का पैटर्न बना दिया। तो होगा क्या, जो पैटर्न्स फॉलो होते हैं नॉर्मली वही पैटर्न्स का आप भी यूज़ करोगे तो जो नोट बंदा पढ़ रहा है वो समझ पाएगा। अगर आपने माउंट को MT डॉट लिख दिया तो लोगों को पता है कि माउंट को ऐसे लिखा जाता है, बट अगर आप माउंट को MTU करके लिख देते हो तो इंसान कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई क्या लिख दिया इसने, ठीक है ना, ठीक है ना। MUT लिख दिया या फिर कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, तो इंसान कन्फ्यूज हो जाएगा। तो कोशिश करो कि जो एब्रीवेशन नॉर्मली यूज़ होते हैं उसी को उसी तरीके से लिखा जाए। फिर अकॉर्डिंग टू अ जनरल रूल हेडिंग शुड नॉट बी एब्रीवेटेड। अब जनरल रूल क्या है कि हेडिंग हो गई, टाइटल हो गया, इसमें एब्रीवेशन का यूज़ ना करो, इसमें सिंबल का यूज़ ना करो, इसमें एक्रोनिम्स का यूज़ ना करो। ये जैसे है जो लिखना चाहिए प्रॉपर पूरा लिखो, ठीक है। जब बीच में पॉइंट्स लिखते हो, सब हेडिंग्स लिखते हो, उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों का, ओके। अवॉइड यूजिंग अ सेंटेंस विथ ओनली एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स। इट वुड नॉट बी
कॉम्प्रहेंसिबल फॉर अदर्स। अब अगर आपने एक सेंटेंस लिखा, वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही के अंदर ही एब्रीवेशन, सिंबल्स और एक्रोनिम्स लिख दिए, तो हो सकता है सामने वाला बंदा पढ़ ही ना पाए, बोले भाई लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस में एक यूज़ कर लिया, दो यूज़ कर लिए, ठीक है, बट पूरा सेंटेंस ही आपका एब्रीवेशन और एक्रोनिम पे बेस्ड है, तो सामने वाले बंदे को उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सोचने के लिए कि मैं अपनी नॉलेज दिखाऊंगी, भाई आज नॉलेज दिखाऊंगा, आज तो मैं पूरा सेंटेंस ही एब्रीवेशन में लिख दूंगा, वो चीज़ भी गलत है। ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे कितने सारे आते हैं, मैं हर एक वर्ड का एब्रीवेशन जानता हूँ। अब द समरी ऑफ अ शॉर्टन्ड एंड कंसाइज्ड वर्जन ऑफ अ लॉन्गर एसे और रीडिंग, इट इज़ नॉट अ रीड्राफ्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड शुड नॉट बी लॉन्ग। योर पर्पज वाइल राइटिंग द समरी इज टू गिव अ बेसिक आइडिया, ठीक है ना, समराइजिंग द नोट्स, ठीक है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, समराइजिंग द नोट्स की बात कर रहे हैं। योर पर्पज वाइल राइटिंग द समरी इज टू गिव अ बेसिक आइडिया ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, वॉट it was about and what the author wanted to communicate. A summary should not have a word limit exceeding 25% of the original text. तो अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, नोट मेकिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, समरी मेकिंग, ठीक है ना। तो समरी मेकिंग नोट मेकिंग में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है, ठीक है ना। समरी में हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी लंबी चीज़, चौड़ी चीज़ की समरी लिख देते हैं। नोट मेकिंग में क्या करते हैं, उसी चीज़ को हम नोट्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। समरी और नोट मेकिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में एक ही टेक्निक्स का यूज़ होता है। फ़र्क ये है कि भाई हाँ, समरी थोड़ा पैराग्राफ टाइप में लिखे जाते हैं, जैसे कि नोट मेकिंग में नॉन लीनियर वाला पार्ट था, डायग्राम्स का यूज़ करना, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना, वो समरी में नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना। लीनियर नोट मेकिंग में क्या था, पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखना था, हेडिंग सब हेडिंग थी, वो समरी में नहीं कर सकते हम लोग। समरी में पैराग्राफ जाता है। कितना बड़ा पैराग्राफ होता है, जो भी ओरिजिनल पैराग्राफ है उसका 25% आपको करना है। हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, प्रेसी में क्या करना था, ओरिजिनल का 1/3 करना था। यहाँ पे क्या करना है, ओरिजिनल का 25% यानी 1/4 करना है, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समरी बनाने के लिए। यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोट्स, डू नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो इंपॉर्टेंट है हटाओ मत और अपनी खुद की ऐड भी मत करो। डू नॉट मेक अजम्पशंस, use short and crisp sentences as opposed to detailed and long ones to the original content. थोड़े शॉर्ट और क्रिस्प सेंटेंस डालो, जो ओरिजिनल में बड़े बड़े सेंटेंस थे उनको ना लिखो, उनका उल्टा, यानी कि शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखो। अवॉइड रेपिटेशंस, यूज न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस द सेम इन्फॉर्मेशन। रेपिटेशन अवॉइड करो, और आपको करना ही है तो नए वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो एक ही इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ट्राई टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, रीच अ कंक्लूजन इफ रिक्वायर्ड, और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप कवर कर पाओ। करना आपको 25% है, बस ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और कंक्लूजन पे भी आप, अगर आपके पास टाइम बचा है, आपके पास 125% में भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना कंक्लूजन भी घुसा सकते हो, ठीक है ना। कंक्लूजन उस पूरे नोट का कोई कंक्लूजन होगा जिसके आप समरी बना रहे हो, वो भी घुसा सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक सूटेबल नोट्स। तो ये तो नोट मेकिंग का एग्जाम्पल है, आपको एक नोट पढ़ना है और इसका एक सूटेबल नोट बनाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगेन आपको नोट पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ना है और इसकी नोट मेकिंग करनी है। ये आ गया फिर समरी, ठीक है ना। अब क्या है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और इसकी समरी बनानी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है समरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, इतना बड़ा तो पैराग्राफ भी नहीं है। अच्छा मुझे एक मिनट रुक जा रहा भाई, ये सेकंड क्वेश्चन की समरी है क्या, देखना पड़ेगा। देखो ये हो गया नोट मेकिंग का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, यूज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एक्सेट्रा, प्रोवाइड अ की फॉर द एब्रीवेशंस यूज्ड,
यूज अ फॉर्मेट यू कंसिडर सुटेबल, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट। टाइटल दो, हेडिंग दो, सब हेडिंग दो, जो भी टाइटल आपको सही लगता है वो दो, और इसकी अच्छी सी नोट मेकिंग कर दो। तो आपको करना क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। एनीथिंग प्रिंटेड एंड बाउंड इन बुक साइज कैन बी कॉल्ड अ बुक, बट द क्वालिटी और माइंड डिस्टिंग्विशेस द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है ना, एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन अगली क्लास में ट्राई करेंगे, नोट मेकिंग के भी और समरी के भी। ठीक है ना, अभी टाइम हो गया तुम लोगों का, मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल मन है पढ़ने का। बैग तुम सबके पहले ही पैक्ड है। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगली क्लास को हम टारगेट रखते हैं, हम नोट मेकिंग एंड समरी इनके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है जी। तो अगली क्लास में कुछ नया चैप्टर शुरू नहीं होगा, इसी चैप्टर की नोट मेकिंग एंड समरी के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। 2-3-4 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कर ले, क्योंकि पढ़ने वाला तो कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत। तो फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है ना, बाय बाय, टेक केयर सभी को।